हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास PYQ सीरीज का ये 19वां वीडियो, अर्थात आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके हमने 18 प्रश्न पत्रों को हल कर लिया है और ये 19वां प्रश्न पत्र है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि एक अच्छे शिक्षक निम्नलिखित में से किसी एक गुण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो एक अच्छा टीचर है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब अच्छे शिक्षक के बारे में क्या सही नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए। तो गर्मजोशी, उत्साह, चिंता और शेयर करना या केयर करना यहाँ पर है, तो लिखा हुआ है शेयर, तो केयरिंग आपको पढ़ना है। छात्रों के साथ खुलकर संवाद करें, बातचीत करें, बिल्कुल सही है। यूजिंग द यूजुअल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट, तो ये इसमें गलत हो जाएगा कि सभी छात्रों के लिए सामान्य शिक्षण पद्धति का उपयोग करना ये सही नहीं है। जिस तरह से इस बच्चे की जो नीड रहती है, क्योंकि बच्चा भी तो अलग अलग जो है बौद्धिक स्तर का है या लेवल का है, उनके लिए अलग अलग जो है शैक्षणिक शिक्षण पद्धति होनी चाहिए। तो हमें एक समान शिक्षण पद्धति का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। यदि कर रहा है तो ये जो है इसकी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस गुण को। आगे तो विद्यार्थी के पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, तो ये तो शिक्षक को करना चाहिए। आगे देखते हैं कि अंधे श्रेणी में वर्गीकृत जो बच्चे हैं के मामले में कौन सा संभव नहीं है। अब संभव नहीं है तो पहला है कि सी हैज 20/20 आई विजन, यानी 20 फीट वह देख सकता है। तो हालांकि ये जो है आपका अंधे श्रेणी में जो है संभव नहीं है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। सी हैज अ लिमिटेड फील्ड ऑफ विजन 20 डिग्री। अब उसका क्षेत्र कहाँ तक है? 20 डिग्री है। हालांकि नॉर्मल जो है 180 डिग्री तक हम देख सकते हैं, एंगल तक। इसे दृश्य क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति का जो अंधापन है वो दो भागों में बांटा गया है, कितनी दूरी तक देख सकता है और कितना दृश्य क्षेत्र है, यानी कितना बड़ा एरिया देख सकता है। 20/20 जो है आई विजन एक नॉर्मल श्रेणी में आता है, यानी इसको हम अंधे की श्रेणी में नहीं रखते हैं। लेकिन वहीं ये जो है ये अंधे की श्रेणी में रखते हैं। तो प्रश्न ये है कि कौन सा संभव नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वह संभव नहीं है कि हम इसको अंधे की श्रेणी में रख लें। बाकी उसे अनुकूलन के साथ बची हुई दृष्टि के साथ मदद करने की आवश्यकता होती है, तो ये तो संभव है। हालांकि उत्तर जो है ये डी दिया है आयोग द्वारा, लेकिन इसका थोड़ा डिटेल में स्टडी करने पर ये मिला है कि 20 डिग्री यदि किसी को दिख रहा है तो वह जो है अंधे के अंतर्गत आएगा। लेकिन किसी का आई विजन जो 20/20 है तो उसे हम नॉर्मल श्रेणी में रखा जा सकता है या अंधा नहीं मानते हैं। आगे हम देखते हैं, लोगों को वे क्या हैं और वो क्या बनना चाहते हैं, इसके बीच विसंगति को कम करने के लिए कौन प्रेरित करता है? बुद्धि, लक्ष्य, रवैया या व्यवहार। मान लीजिए आप जो है अभी एस्पिरेंट हैं और आगे चल के जो है एक शिक्षक बनना चाहते हैं, और इसके बीच में जितना अंतर आप कम करेंगे, गैप को कम करने की कोशिश करेंगे ही, है ना? तभी तो आप बनेंगे। लेकिन कौन प्रेरित करता है आपको बनने के लिए? कौन प्रेरित करता है? आपका लक्ष्य जो आपको बनना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? गोल जो है वो आपको प्रेरित करता है। आगे हम बढ़ते हैं, पूर्व स्कूली बच्चों पर, इसका मतलब है प्री स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चे जो किड्स स्कूल में रहते हैं, प्ले स्कूल कहलाते हैं, आंगनबाड़ी या बाल वाटिका, इन स्कूल के जो बच्चों हैं उनके मुंह से लार का गिरना विकास के किस मील के पत्थर में देरी के कारण होता है? किस विकास में उसकी देरी हो गई है? ये है आपका फिजिकल डेवलपमेंटल रूल या शारीरिक विकास का जो नियम है। ये विकास जो है इसमें देरी हो गई है, इसलिए उसके मुंह से अभी भी लार जो है गिर रही है। तो सलाइवा जो है, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, इसके कारण हो सकता है। आगे जो है इसमें भाषा विकास या संज्ञानात्मक या भावनात्मक नहीं है उसको। आगे हम देखते हैं, कौन सा जो है किशोर अपराध का राजनीतिक कारण है? पॉलिटिकल एक रीजन है कोई किशोर के अपराध का। एक है बाधित इच्छाएं, असंतुलित शारीरिक मानसिक विकास। हालांकि पॉलिटिकल कारण नहीं है, ये कारण तो है। उचित शिक्षा नीतियों का अभाव, तो ये हो सकता है। तो जो शिक्षा नीति है बनाई गई, ये इसका पॉलिटिकल कारण है। पॉलिटिकल क्यों है? क्योंकि शिक्षा नीति कौन बनाता है? शिक्षा मंत्री। तो ये पॉलिटी जो है, या हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स द्वारा निर्धारित होती है ना, राजनीति निर्धारित करती है कि शिक्षा नीति हमारी कैसी होगी। तो उसका ये क्या है, किशोर अपराध का
एक राजनीतिक कारण कहलाएगा। बाकी विद्यालय का अनुचित वातावरण, तो ये कारण तो है, लेकिन ये एक राजनीतिक कारण नहीं है। यानी यहाँ पर कहीं भी राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है नहीं शामिल है। आगे पॉलिटिक्स का मतलब आप ये मत समझे कि स्कूल में जो होती है ना खिंचाई, तो पॉलिटिक्स हम नाम दे देते हैं। जो रियल मतलब पॉलिटिक्स का है, राजनीति मतलब होता है जो हमारे राजनेता संबंधी है और उनका काम नीति निर्माण से है और विकास कार्यों से होता है। हालांकि हम पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव अर्थ में लेते हैं, हर बार नेगेटिव अर्थ नहीं होता है पॉलिटिक्स का। आगे हम देखते हैं, किसको आज का संज्ञानात्मक अक्षमता के कारण एक कारण के रूप में बिरले ही देखा गया है। इसका मतलब किसी किसमें जो है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मानी जाएगी। कोई किसी का जो मनोविकार है क्या, जो संज्ञानात्मक अक्षमता है, बिल्कुल है। प्रसव पूर्व प्रभाव, सकल मस्तिष्क रोग या संक्रमण नशा, तो इसको जो हमारा साइट्रिक जो डिसऑर्डर है या मनोविकार को संज्ञानात्मक अक्षमता के कारण के रूप में देखा गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की मुख्य विशेषताओं में से एक है। कोई बच्चा है लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब सीख नहीं पा रहे हैं, उनकी मुख्य विशेषताएं में से एक कौन सी विशेषता है। उनके लेखन कौशल मौखिक कौशल से बेहतर होते हैं, ये गलत है। आपने उन बच्चों को देखा होगा, वो बोलते बहुत हैं, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं, लेखन कला उनकी बहुत कम रहती है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे रहते हैं। तो ये सही है कि मौखिक कौशल जो है अक्सर उनके लेखन से बेहतर रहता है। भले ही कम है मौखिक, लेकिन लेखन से क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। हमेशा ही बहुत खराब होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कलम पकड़ने में कठिनाई होती है, लेखन बहुत खराब है, तो ऐसा भी नहीं होता है। कुछ बच्चे लिख भी पाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि वो बच्चे जो है बोलने में थोड़ा सा लिखने की अपेक्षा ज्यादा अच्छे रहते हैं। कौन से, जो बच्चे जो हैं अधिगम, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे रहते हैं। आगे देखते हैं, पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों के लिए, ये लोगों के लिए अधिनियम है 1995। तो मानसिक मंदन क्या अर्थ है, यानी दिमाग जो है स्लो काम करना। तो दिमाग के अवरुद्ध विकास की स्थिति को हम बोलते हैं मानसिक मंदन। वहीं दिमाग के अपूर्ण विकास, यानी ये दोनों जो उत्तर हैं हमारे। अब आप देखिए इसमें दोनों जो ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, आपको एक जैसे विकल्प लग रहे होंगे, इसलिए इसका जो क्या उत्तर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। देखो हमें नहीं पता कि पीडब्ल्यूडी नियम 1995 के क्या प्रावधान है, फिर भी हमने इसका उत्तर जो है लॉजिकल बेस पर लगा लिया। तो इस तरह से भी हम उत्तर लगाने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं, हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली बच्चों की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान नहीं करती है। किन बच्चों के लिए जो है पर्याप्त स्थान अभी प्रदान नहीं करती है मूल्यांकन प्रक्रिया में, आजकल की जो प्रणाली है हमारी अभी। बौद्धिक रूप से उज्जवल, रचनात्मक, प्रतिभावान या औसत। हमारी जो एक और जो हमें कमी मिलती है कि हम जो असेसमेंट करते हैं बच्चों का, एक ही तरह का पेपर बनाते हैं और हर तरह जो बच्चों का असेसमेंट होता है। यहाँ पर जो प्रतिभावान बच्चे हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान नहीं करती है। तो ये उत्तर जो है सही है। यानी कई बार देखा ऐसा गया है कि टेस्ट में बहुत अच्छे जो नंबर आते हैं, रियल में उतना प्रतिभावान नहीं होता है। यानी उसे क्या बुकिश कह सकते हैं, किताबी ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके अंदर का जो है प्रतिभा की कमी रहती है। तो प्रतिभावान बच्चों के लिए जो है अभी पर्याप्त स्थान नहीं है हमारी स्कूल शिक्षा प्रणाली में। हालांकि लगातार सुधार हो रहे हैं, आगे चल के जो है हो सकता है कि बहुत अच्छा जो है एजुकेशन सिस्टम हमारा हो जाए। आगे देखते हैं, रेमेडियल जो क्लासेस हैं वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं किसके लिए। तो उपचारात्मक शिक्षक पता है क्या कहलाते हैं, जो बच्चे कमजोर रहते हैं, कुछ उनकी समस्याएं हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल हम अलग से क्लास लगाते हैं। तो वो किसके लिए है, वो अंडर अचीवर, यानी जो कम उपलब्धि वाले बच्चे हैं, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस जो है बहुत हेल्पफुल चीज रहती हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कौन सा बच्चा जो है सरल गणितीय समस्याओं को हल करने के क्रम में या दिशा में विफल रहता है। गणितीय समस्या को जो हल नहीं कर पाते हैं, उनमें उनको कौन सा कहते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर। उनको बोला जाता है उस रोग को डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन से संबंधित जो है वो आपका डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने से संबंधित है। वहीं डिस्प्रैक्सिया देखें तो भाषा से संबंधित है।
आगे देखते हैं। बताना है कि कौन सा विकल्प जो है जो सीखने की अक्षमता है यानी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी तरीकों में से एक है। यानी कुछ बच्चे हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, अब हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, कौन सा तरीका जो है सबसे अच्छा है। तो हम उन्हें जो है पीछे की बेंच में अलग बिठा देंगे, तो भाई ये तो बहुत गलत तरीका हो जाएगा। उनकी अक्षमताओं पर लगातार ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा ये सही हो। फिक्सिंग देयर एकेडमिक टारगेट वेरी हाई, हम उनके लिए बहुत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो ये भी गलत हो गया है। कोई सीख नहीं पा रहा है तो उसके लिए आप ये थोड़ी करेंगे कि बहुत हाई टारगेट लेके चलेंगे। टीचिंग देम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल, हाँ ये ज्यादा सही उत्तर है। ये हम उन्हें जो है अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है सिखाएंगे। इसके लिए जो आपकी सीखने की अक्षमता है, ताकि जो है उसका अलग अलग जो है एंगल से उसका बौद्धिक विकास हो सके। ये जो है इसका डी नंबर का सही उत्तर है। आगे देखते हैं। जेम्स मार्सिया ने 4 प्रकार के पहचान के बारे में बात की है। पहचान उपलब्धि, पहचान फौजदारी, पहचान प्रसार और पहचान अधिस्थगन। तो यह किस अवस्था में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है आपका, यह पाया जाता है आपका किशोरावस्था में। अब इसको कहे थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। तो जेम्स मार्सिया एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि किशोरावस्था में जो है बच्चा अपनी पहचान स्थापित करने के जो है ये 4 उसके विकल्प रहते हैं उसके पास। चारों अवस्थाएं उसकी पाई जाती हैं। पहला कहलाता है आपका पहचान, देख लिखा हुआ है पहचान उपलब्धि। इसमें इसका मतलब ये है, पहचान उपलब्धि का यह मतलब है कि वह अपने निर्णय लेने में सफल सक्षम हो जाता है। यानी अपने जो अपना मूल्य हैं, उसके जो विश्वास हैं, अपने जो तर्क हैं, उस आधार पर वह निर्णय लेने में, उसके सामने जो विकल्प हैं उसके आधार पर निर्णय लेने में वह सक्षम हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वह कॉलेज में है, कॉलेज में ही या करियर, तो करियर में कितने सारे बहुत सारे विकल्प रहते हैं, लेकिन अन्य कई सारे विकल्पों में से अपने लिए सही विकल्प चुनने में यदि वह सफल हो पाता है, तो इसका मतलब जो है वह किस प्रकार की पहचान स्तर पर है, पहचान उपलब्धि उसके जो है ये काम कर रही है उसकी। वहीं बात करें कि पहचान फौजदारी, यहाँ पर जो है वो अपना निर्णय नहीं लेता है, दूसरे के द्वारा जो है दिया गया निर्णय को मान लेता है ना। इसको क्या कहते हैं कि खोज दूसरे के द्वारा की गई है, यहाँ पर खुद ही वह निर्णय लेता है। यहाँ पर दूसरे द्वारा खोज करके वह केवल स्वीकार कर लेता है। यहाँ पर पहचान उसको क्या कहते हैं, पहचान आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहा जाता है। अब इसका उदाहरण यदि हम देखें कि कोई बच्चा जो है अपने माता पिता के पद चिन्हों पर जैसे चलते हुए माता पिता जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वही व्यवसाय जो है अपना लेता है। यहाँ पर क्या उसको खुद निर्णय लेने की जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी है। इसको पहचान फौजदारी के अंतर्गत जो है माना जाता है। अगला स्तर देखते हैं कि पहचान प्रकाश, पहचान प्रसार। तो इसमें होता क्या है कि कोई जो आपका किशोर है, वह जो है स्वयं निर्णय लेता है, खोज करता है, लेकिन अभी वह सफल नहीं हो पाया है। क्या नहीं हो पाया है? सफल नहीं हो पाया है, या कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाया है। उसने खोज कर ली है बहुत सारी, लेकिन वह निर्णय नहीं ले पाया है। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है कि जैसे खुद को एक्सप्लोर करना, जैसे कोई संगीत, कला, खेल हो गया, सब में अपना अपना जो है करियर सोच रहा है, लेकिन अभी वो निर्णय नहीं ले पाया। यानी अपना वो ट्राई बेस पे जो है अभी कर रहा है, तो इसको प्रसार के रूप में जानते हैं। वहीं अधिस्थगन का मतलब है, ना तो वह कोई आगे करियर के लिए सोच रहा है, ना ही कोई बना बनाया करियर माता पिता द्वारा उसके बारे में सोच रहा है। कुल मिला के जो है अधिस्थगन मतलब छोड़ देना, अपनी रुचियों से, इंटरेस्ट से हट जाना कहलाता है ये अधिस्थगन। इसका यही मतलब है कि जैसे कोई नौकरियां भी बहुत सारी, एक नौकरी कर ली, दूसरी छोड़ दी, तीसरी छोड़ दी, तो वह अभी जो है कोई एक सही निर्णय नहीं ले पाए हैं। तो इसको जो है अधिस्थगन के रूप में जानेंगे। आई होप थोड़ा सा आपका क्लियर हुआ होगा कि पहचान के बारे में बताया है कि किशोरावस्था में किस तरह से जो है बच्चों में पहचान स्थापित होती है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रगतिशील कक्षा सेटअप के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो प्रगतिशील कक्षा किसे कहेंगे? वही कक्षा जहाँ पर कुछ सिखाया जाए, नया नए ज्ञान निर्माण किया जाए, है ना, अनुभव आधारित शिक्षा हो, तो ये प्रगतिशील कक्षा उसे हम कहेंगे। कौन सी नहीं है?
शिक्षा के केंद्र में बच्चे हों तो बिल्कुल सही है, बच्चों को केंद्र होना चाहिए। बचपन के अनुभव को क्या है, महत्व दिया जाना चाहिए, तो ऐसा भी होना चाहिए। सत्तावादी प्रथा को खत्म करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को उसी काम करने के लिए प्रोत्साहित करें जब तक कि वह महारत हासिल ना कर ली, तो ये गलत है कि सेम चीज जो है बच्चों को करने दे जब तक मास्टर न कर ले। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि बच्चा उसमें मास्टरी कर लेगा। ये तो बहुत सीनियर क्लासेस में आते आते हो पाता है। तो बच्चों को यहाँ पर बात की गई है सेम थिंग के लिए नहीं, डिफरेंट थिंग्स को एक्सप्लोर करने की बात की गई है। तो ये जो है इसके लिए गलत है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में रूसो के संबंध में कौन सा सही है? तो रूसो ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जो है क्या बताया है, इसे हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये रूसो ने कहा है। कई जो है हमें अच्छा लग रहा है कोई कथन तो हम उसे नहीं कहेंगे कि ये सही है। रूसो ने जो है बच्चों को सीखने और उसके द्वारा निर्मित ज्ञान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो बच्चा कोई सीखता है, स्वयं ज्ञान निर्मित करता है, ये बताया है कि इन्होंने, रूसो ने इसके बारे में बताया है। और वही रिस्पॉन्सिबल है जो उसने ज्ञान जो है कंस्ट्रक्ट किया है, अपने लिए निर्मित किया है। तो ये जो है रूसो ने बताया है। बाकी जो है कि केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, तो ये नहीं कहा है इन्होंने। मानवता के ऊपर तर्क को माना है कि तर्क ऊपर है मानवता से, तो ये भी सही नहीं है। रूसो के बारे में मानवता ज्यादा ऊपर माना है इन्होंने। यही शिक्षक की भूमिका जो है शिक्षार्थी की तुलना में अधिक सक्रिय है, उन्होंने जो है लर्नर यानी बच्चे को अधिक सक्रिय माना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार बच्चे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने और हासिल करने के लिए कौन प्रभारी है? बच्चे अपनी फुल कैपेसिटी का यूज कर पाए, फुल पोटेंशियल यूज कर पाए, तो इसके लिए जो महात्मा गांधी जी ने किसको बताया है, स्कूल को बताया है कि स्कूल जो है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है, वही जो है रियलाइज कराता है बच्चों को उसके उनके पोटेंशियल के बारे में। आगे देखते हैं। किसने बुद्धि को इस रूप में परिभाषित किया है कि बुद्धिमत्ता वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ऐसा बताया है कि इंटेलिजेंस वही है जो इंटेलिजेंस एक टेस्ट के द्वारा निकाला गया है, वो उसका इंटेलिजेंस है, वो उसकी बुद्धि है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका एडविन बोरिंग। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनका एक कथन है, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। बुद्धि का जो त्रिचापीय सिद्धांत है, जो ट्राई आर्किक थ्योरी है, तो किसमें अनुमान का वास्तविक प्रयोग करने का प्रयास करता है? यह आपको पता होगा कि स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या इसी को त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं। उन्हें तीन तरह की बुद्धि बताई है। एक में जो है विश्लेषण करना पड़ता है, एक में जो है रचनात्मकता आती है ना। विश्लेषण मतलब उसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, रचनात्मकता मतलब संगीत कला से संबंधित, और एक और बताया उन्होंने व्यवहारिक बुद्धि के बारे में। तो व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल जो हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक चरण जो है ये व्यवहारिक से संबंधित है, वो व्यवहारिक के अंतर्गत क्या आता है, एप्लीकेशन या प्रयोग आता है। तो ये इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है। और अनुमानों का वास्तविक उपयोग करने का प्रयास करता है कोई भी व्यक्ति, किसके अंतर्गत, व्यवहारिक बुद्धि के अंतर्गत। आगे हम बढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में अवलोकन अधिगम के तीन बुनियादी मॉडल हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जो अवलोकन अधिगम के तीन मॉडल हैं, इसको अभी डिटेल में भी समझेंगे। इसके जो मॉडल हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक जीवंत मॉडल है, मौखिक निर्देशात्मक मॉडल है, और एक कौन सा मॉडल है, एक प्रतीकात्मक मॉडल है। तो हम समझते हैं पहले सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। तो यह सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। अल्बर्ट बंडूरा, आपको अच्छे से पता होगा। और इन्होंने बताया कि कोई बालक है वो अनुकरण करके या देख करके, दूसरों को देख करके क्या करता है, सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वह सीखता है देख करके। अब इन्होंने इसके तीन मॉडल बनाए हैं कि तीन तरह से सीखता है। पहला मॉडल देखिए जीवंत, यानी जीवित लोगों को देख करके सीखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माता पिता जो हैं, जो व्यवहार करते हुए देखता है, मान लीजिए खाना बना रहे हैं माता पिता उसके सामने, तो वो उन चीजों को सीख लेता है। शिक्षक को पढ़ाते हुए बच्चा जो है क्या करता है, उससे सीखता है। तो ये एक जीवंत मॉडल है उसके लिए। मौखिक निर्देशात्मक का मतलब है कोई जैसे निर्देश दे रहा हो, जैसे कोई कोच अपने खिलाड़ी को निर्देश देता है,
तो जहां निर्देशात्मक चीजें हैं तो ये उसका निर्देशात्मक मॉडल है, किसका? समाजीकरण का। इससे जो है समाजीकरण सीखता है बच्चा या व्यक्ति। प्रतीकात्मक मॉडल का मतलब है जहां व्यक्ति ना सामने हो, जैसे कोई पुस्तक है, कोई टीवी है, कोई फिल्म है, इनके द्वारा भी कई जो है बालक सीखते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, समाजीकरण सीखते हैं। तो यह समाजीकरण का कौन सा मॉडल कहलाया? प्रतीकात्मक मॉडल। तो आप तीनों मॉडल लिख सकते हैं। अल्बर्ट बंदूरा द्वारा जो है 3 मॉडल दिए गए हैं समाजीकरण के। तो इसका जो है सही उत्तर है। प्रश्न भी यही था कि सामाजिक अधिगम के अवलोकन के अधिगम में 3 मॉडल कौन से हैं? तो ये इसका सही उत्तर ये है। प्लुचिक के अनुसार कितने मूल संवेग होते हैं? संवेग का मतलब हमारे इमोशंस। तो जो हमारे मूल होते हैं इमोशंस मेन, जिन जो है हमारे खुशी, दुख, ये सब चीजें, तो ये हमारे मुख्य 8 कहलाते हैं। और इनमें 8 को हमें याद रखना है कि पहले जैसे जॉय है, आनंद है, स्वीकृति है, किसी चीज को हम एक्सेप्ट करें, डर, हमारा जो है आश्चर्य भी एक क्या है? संवेग है। दुख बात करें, इसके बाद घृणा, ये हमारे कितने? 6 हो गए आपके संवेग। इसी के बाद जो क्रोध है, क्रोध गुस्सा आना। इसके बाद जो है प्रत्याशा, प्रत्याशा का एक सीधा मतलब है कि अनुभव करना, अनुभूति करना कोई फ्यूचर की घटना को, है ना? तो ये अनुभूति या खुद में फील करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या हम बनेंगे, उसको प्रत्याशा कहते हैं। आगे जो है ये जो है 8 प्रकार के जो है मूल संवेग माने हैं किसने? प्लुचेक ने। तो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन था, थोड़ा डीप से पूछा है। आगे देखते हैं। रमाकांत एक जो लड़का है वायलिन बजाने में अच्छा है, इसलिए होमवर्क के बाद जो है अपने खाली समय में अभ्यास करता है। तो किस तरह की अभी प्रेरणा मिल रही है? माँ ने उसे ऐसे करने की अनुमति दी है। देखिए यहाँ पर माँ ने भले ही अनुमति दी है, लेकिन वो माँ ने अनुमति दी है या माँ के कहने पर नहीं वो बजा रहा है वायलिन। वायलिन क्यों बजा रहा है? क्योंकि उसको अभ्यास करता है, क्योंकि उसका मन लगता है, उसका उसमें इंटरेस्ट है, उसको संतुष्टि मिलती है। तो जब कभी ये सारी चीजें होती हैं किसी कार्य को करने में, तब उसको किस तरह की अभिप्रेरणा कहते हैं हम। आई होप आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसको हम कहेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी आंतरिक इसको मोटिवेशन बोलेंगे। इंस्ट्रिक्टिव जो इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन है इसी को बोलेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्यार्थी जो है, अवलोकन यह साबित करता है कि एक बच्चा एक सुविधा वंचित विद्यार्थी है। हम इनमें से किसको कहेंगे ऑब्जर्वेशन के आधार पर कि उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? एक बच्चा आगे बैठा है और ब्लैक बोर्ड से पढ़ते समय गलती कर देता है, तो भाई सुविधा तो इसे मिली है ना कम से कम। इसे हम सुविधा वंचित नहीं कहेंगे। एक विद्यार्थी कक्षा में सोता रहता है, ज्यादातर पिछली बेंच पर बैठता है, तो इसको थोड़ा कह सकते हैं हम। एक विद्यार्थी जो हमेशा कहे जाने को दोहराने के लिए कहता है, तो इसको तो हम नहीं कहेंगे। हमेशा उलझन में दिखता है, हालांकि कोई एक पजल्ड कोई बच्चा है, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि सुविधा वंचित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है कि हमेशा सोता रहता है, पीछे बेंच पर बैठता है, इसको कह सकते हैं कि इसको क्या है, बच्चा क्या है, ये डिसएडवांटेज स्टूडेंट है, यानी उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है जो कक्षा की गतिविधियों का या अधिगम का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अधिगम की विधियों के लिए कौन सा आकलन छात्र की मूल्यांकन क्षमताओं के निर्माण में मदद करता है? तो अधिगम विधियों के लिए कौन सा आकलन, यानी यहाँ पर असेसमेंट की बात की गई है, जिससे हमें स्टूडेंट की असेसमेंट कैपेबिलिटी पता चले, यहाँ पर छात्र स्वयं मूल्यांकन कर सके। इसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन, क्विज, सेमिनार। तो इसका सही उत्तर है पीयर असेसमेंट। मान लीजिए दो दो बालक हैं, एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं, तो एक दूसरे से सीख भी रहे हैं और एक दूसरे का आकलन करने की क्षमताओं का भी निर्माण हो रहा है यहाँ पर। इसको हम क्या कहेंगे? पीयर असेसमेंट कहेंगे। आई होप जो है ये क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं। आप थोड़ा सा कमेंट करिए, क्योंकि ये जो है मैं बाल विकास जब से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों का भी मुझे रिव्यू चाहिए। क्या मैं आपको समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ? या फिर यदि नहीं हो पा रहा हूँ तो लाइक मेरे पास और भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, क्योंकि अभी ईवीएस को मैंने रोक करके जो है बाल विकास शुरू किया है। ईवीएस की हमारी लगभग जो है 44-45 वीडियो हो चुकी हैं, और बाल विकास की भी मैं अभी सोच रहा हूँ सबकी 50-50 वीडियो कर दूं। तो यदि मैं आपको अच्छे से समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँ तब तो मैं इसे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेहनत तो लगी रही है, डिटेल में पढ़ता भी हूँ।
तो इसलिए आपके भी रिव्यू जो है थोड़ा मोटिवेशन का काम करते हैं मेरे लिए, तो जरूर आप दीजिए। आगे देखते हैं। प्रारंभिक स्कूल के वर्ष में, जैसे स्कूल में जब स्टार्टिंग में बच्चे जाते हैं, तो किस प्रभाव के कारण जो गैंग एज बोला जाता है या बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है, हम उसे गैंग एज किस कारण से कहते हैं? शिक्षकों के कारण से, माता पिता या साथियों के कारण से? तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो गया होगा कि उनके जो साथी हैं उसके कारण, साथियों के प्रभाव के कारण हम उसे गैंग एज या बाल्यावस्था के रूप में जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कोलरबर्ग का सिद्धांत आपको पता है, नैतिक विकास का सिद्धांत। परंपरागत स्तर में जो है नैतिकता क्या कहलाती है? आपको पता होगा कि 3 स्तर बताए हैं। पूर्व परंपरागत मतलब जब बच्चा माता पिता की आज्ञा को ही मानता है कि वही जो माता पिता बोलेंगे वो हमारे लिए नैतिक है, और जो मम्मी पापा जिसमें हमें दंड देंगे वो हमारे लिए अनैतिक है, यानी वो काम नहीं करने। परंपरागत स्तर आता है, इसमें जो बच्चा परंपरा है समाज की उसको एक्सेप्ट करता है। समाज में जो लिखा है कि हमें लेफ्ट साइड से चलना है, बस उसके पीछे कारण नहीं समझता है वो, यानी लेफ्ट साइड से चलना तो वही हमारे लिए सही है, राइट साइड से चलेंगे तो गलत है। पूर्व में तो वो जानता भी नहीं है कि लेफ्ट, उसने जो मम्मी पापा ने बोला सो वो सही है, जो शिक्षक ने बोला। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, उत्तर परंपरागत, यानी इसके बाद की अवस्था, इसके पीछे जो है कारण को भी वो समझने लगता है, और जो कारण है कि लोग सेफ रहें उसको जो है ये ज्यादा प्रायोरिटी देता है नियमों की अपेक्षा। कहीं किसी व्यक्ति की जान बच रही है, नियम को तोड़ना पड़े, तो ये बच्चा जो है तोड़ देगा। कौन सा? उत्तर परंपरागत वाला। लेकिन परंपरागत वाला बंदा जो है, जो बच्चा है, वो नहीं, उसको नियमों को तोड़ेगा। तो जो परंपरागत स्तर पर है वह क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा सोसाइटी कन्वेंशंस या समाज की परंपराओं को, क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। आई होप जो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अपने छात्रों को समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आप कौन सी रणनीतियों का चयन करेंगे? अपने जो है छात्र को आप समाजीकरण प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं ताकि वो व्यवहारिक बने, थोड़ा लोगों से बातचीत करे, है ना, सहयोग करे दूसरों का, यही तो सब समाजीकरण है। इसके लिए कौन सी शिक्षण रणनीति होनी चाहिए आपकी? प्रेरक होनी चाहिए, निगमन, सहकारी, या शिक्षण सहायता में उदाहरण का प्रयोग? तो ये सहकारी शिक्षा सबसे जो है सही उत्तर है। देखो सहकारी शब्द का ही मतलब होता है जिसमें सहयोग जुड़ा रहता है ना। सहकारी समिति आपने सुनी होगी, समाज में रहती है, वो क्या है? जिसमें प्राइवेट का भी और सरकार दोनों सहयोग करते हैं। सहकारी शिक्षा का मतलब है कि हम क्लास में मान लीजिए ग्रुप बना दिया, 5-5 लोगों का ग्रुप बना दिया, 5 लोगों का ग्रुप है। अब हम ग्रुप में जो है प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं या उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो किसी ग्रुप से नहीं बना, तो वो उस एक बच्चे का जो है हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वो पूरा ग्रुप जो है उसका स्तर कम हो गया। तो उस ग्रुप के बच्चे क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई बच्चा मान लो बहुत होशियार है और इसमें बहुत कम होशियार बच्चे हैं, अब ये कोशिश करेगा कि खुद सिखाएगा दूसरे बच्चों को भी, पीयर लर्निंग जिसे कहते हैं, वो इसलिए सिखाएगा दूसरे बच्चों को ताकि हमारा ग्रुप कैसा हो जाए, और होशियार हो जाए। तो इसी को कहते हैं क्या? सहकारी शिक्षा। जहाँ पर स्वयं तो वो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन साथ साथ अपनी साथियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है वो, कि हमारे साथियों से नहीं बनेगा तो भी हमारा वो लॉस ही है। तो एक दूसरे के भी हेल्प करना और स्वयं की हेल्प करना ही। आई होप जो है ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। सार्वभौमिक और जन्म क्षमता किस कारक के लिए है? सार्वभौमिक मतलब बिल्कुल यूनिवर्सल, और जन्म क्षमता यानी जो हमें जन्म से ही जो चीजें मिलती हैं। तो ये आइजैक का सिद्धांत नहीं है, ये स्पीयरमैन का जो जनरल वाला फैक्टर है, जो सामान्य बुद्धि जिसे कहा जाता है, ये सबके पास क्या है? बेसिक रूप जन्मजात पाई जाती है। और एक रहती है स्पेशल, यानी जो विशिष्ट बुद्धि, जो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है ना, एक को बोला है जनरल फैक्टर, एक को स्पेशल। तो जो स्पेशल, जो विशेष बुद्धि है, वो विशेष कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। जनरल है वो सभी में पाई जाती है। तो इसलिए क्या सही है इसमें? ओनली टू इज करेक्ट है। वहीं यदि इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये जो आइजैक का सिद्धांत है, इन्होंने व्यक्तित्व की चर्चा की है, कि व्यक्तित्व के बारे में बताया है। हालांकि इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, कि व्यक्तित्व के बारे में बताया है, यहाँ पर बुद्धि या बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं बताया है। आगे हम देखते हैं। यूनिसेफ, आपको पता है कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है
वह आपका न्यूयॉर्क में है। ये 1946 में स्थापना की गई थी, ये पूछा जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बाल कोष कहा जाता है। जो फंड फॉर चाइल्ड कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस, तो यूनिसेफ का करा ये बच्चों के लिए विश्व स्तर पर जो संस्था है 1946 में स्थापित की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। आज की वीडियो का जो आखिरी प्रश्न, और ये प्रश्न किसके लिए होगा? हाँ, आपके लिए है। तो अनौपचारिक समूह जो होते हैं, सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अनौपचारिक समूहों में किसका उपयोग किया जाएंगे? समाजीकरण का, सोशियोमेट्री का, वृत्तांत का, या नन ऑफ द गिवन ऑप्शन? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है, कोशिश करिएगा कि आपसे बन जाए। बाकी अगली वीडियो में तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा ही। अभी हम जो है आखिरी वीडियो जो हमारी थी उसके आखिरी प्रश्न को ले लेते हैं। ये जो है हमारा पिछली वीडियो का प्रश्न है, और इसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी जो सहायक हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी, ये सब मिलकर के जो है आईसीडीएस टीम बनाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? आईसीडीएस टीम। और इसका जो फुल फॉर्म क्या रहता है? इंटीग्रेटेड। इसको आई से हो जाता है इंटीग्रेटेड, और चाइल्ड डेवलपमेंट और सर्विस। एक सर्विस बनाते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको कहते हैं समेकित बाल विकास योजना। इन सबको, ये सब किसके लिए काम करते हैं? बच्चों के विकास के लिए। तो ये है इसका फुल फॉर्म, और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप जो है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है, और कम से कम जितने लोग हैं वो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अपना उत्तर, सजेशंस कमेंट करिए, और शेयर करिए अपने दोस्तों को। हालांकि कुछ दिन का है वीडियो आ नहीं पाएगी इसलिए मैंने, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि वीडियो आ पा रही नहीं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी डेली वन वन वीडियो आ रही होंगी। इसका ये मतलब है कि मैंने जो है अभी 4-5 दिन मेहनत करके जो है दो दो वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ताकि एक एक डेली अपलोड कर दूं, तो ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। इससे मुझे थोड़ा सा घर में अर्जेंट वर्क है, तो 2-4 दिनों में जो है फ्री होकर मैं अगले अगले टाइम से शुरू कर दूंगा अपनी वीडियोस को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।